हाय फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने ये डिस्कस किया हुआ था कि क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के अंदर कौन कौन से साइंटिस्ट ने अपने एटम्स डाले हुए हैं। तो उसके अंदर हमने ये सीखा था कि सबसे पहले एंटोनी लेविसर जो था उसने जनरली जितने भी एलिमेंट्स थे उसको मेटल्स और नॉन मेटल्स के अंदर डिस्कस किया हुआ था। देन वी विल मूव नेक्स्ट, दैट इज लॉ ऑफ ट्रायड जो हमने पढ़ा था डॉब्रेनिया, बराबर है। फिर कैलोरिक्स का हेलिक्स जो है AEBD कैन कॉर्टियस ने दिया हुआ था। उसके बाद हमने ये सीखा था कि न्यूलैंड का ऑक्टेव लॉ क्या कहता है, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। अभी हम लोग उसके बाद लोथर मेयर भी डिस्कस किया हुआ है हमने। अभी हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, बराबर, यानी कि मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल है उसके बारे में डिस्कशन करना है। मेंडलीव ने ये कहा जाता है कि मेंडलीव ने जो पीरियोडिक टेबल दिया हुआ था वो सबसे पहले ताश के पत्तों के ऊपर दिया हुआ था। ताश के पत्तों को उसने अरेंज किया था, उसके ऊपर वो एलिमेंट्स के नाम लिखता था और उसको इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के बेसिस पे अरेंज करता था, बराबर है। तो दो मेन फैक्टर थे, एक तो उसका था इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के बेसिस पे अरेंज करना, और दूसरा वहां पर क्या था, तो दूसरा वहां पर ये था कि सिमिलर प्रॉपर्टीज को, जो एलिमेंट्स है जो सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले उसको एक ग्रुप के अंदर रखना, बराबर। तो सबसे पहले मेंडलीव का जो स्टेटमेंट है उसके ऊपर आप ध्यान दीजिए कि रशियन केमिस्ट डिमित्री मेंडलीव गेव द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स व्हिच वाज बेस्ड ऑन, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये नोट्स है सारे के सारे जो आप यहां से आराम से लिख सकोगे। The physical and chemical properties of elements are periodic function of their atomic weights. Periodic function of their atomic weights. यानी कि अगर मैं लिखूं कि y is equal to fx, तो ये क्या हुआ, y जो है f यानी फंक्शन, y is a function of x, बराबर, यानी कि x में जैसे जैसे चेंजेस आते जाएंगे वैसे वैसे चेंजेस y में आएंगे। इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के बेसिस पे अगर हम देखेंगे पीरियोडिक फंक्शन, पीरियोडिक वर्ड जो है ना उसका मतलब ही ये होता है कि आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल, आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल दैट इज द रिपीटिशन इन द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, बराबर। तो आपके एनसीईआरटी में ये भी लिखा हुआ है कि इन्होंने मेंडलीव ने मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स है उसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाया था, उसके बाद उसके ऑक्साइड्स के बारे में पढ़ाई की थी, उसके एम्पिरिकल फॉर्मूला, उसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बारे में पढ़ाई की थी, और उस तरह से उसने कौन कौन से एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ कौन से कंपाउंड बनाता है उसके बेसिस पे उन्होंने सारे एलिमेंट्स को रखा हुआ था। तो ये चीज आपके ध्यान में रहनी चाहिए। अब मेंडलीव की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है यहाँ पर मेंशन की हुई है। अच्छा, इससे पहले मैं आपको ये एक बात बताना चाहूंगा कि एनसीईआरटी के अंदर सबसे पहले आपका एक ऐसा पीरियोडिक टेबल दिया हुआ है। ये पीरियोडिक टेबल जो है सबसे प्राइमरी पीरियोडिक टेबल है, इसके बेसिस पे कुछ पॉइंट्स हमने डिस्कस करने हैं। तो मेक श्योर कि आपके सामने ये टेक्स्ट बुक हो और उसके बेसिस पे आपको वहां पर ध्यान से देखना है। इसको लर्न करने की कोई जरूरत है नहीं, बराबर। ये पॉइंट्स जो है सारे के सारे ये टेबल के बेसिस पे लिखे हुए हैं और सिंपल पॉइंट्स है जो आपको आसानी से पता चल जाएंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में आप देखो बेटा कि यहाँ पर जो सबसे पहले जीरो ग्रुप जो उन्होंने लिखा हुआ है वो तो बाद में इन्वेंट हुआ था। यहाँ पर बेसिकली क्या 1 2 3 4 5 6 7 है, 7, तो ये 7 है और लास्ट वाला 8 वाला कॉलम है, बराबर है। अच्छा, दूसरी बात आप देखोगे तो यहाँ पर पीरियड्स के अंदर भले इन्होंने दिया हुआ है कि भाई कौन कौन से पीरियड है, तो बेसिकली 1 2 3 फिर 4 5 का स्लॉट अलग बनाया हुआ है, 6 7 8 9 10 11 और 12 का अलग है, बराबर। तो आप देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 और 7 टोटल 7 के बेसिस पे उन्होंने डिस्कशन किया हुआ है। ओके, मूविंग ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स, आप वो टेबल जो है उसके अंदर ध्यान से देखते रहना, बराबर। टेबल इंक्लूड्स द 7 हॉरिजॉन्टल रोज। 7 हॉरिजॉन्टल रो जो है उसको क्या कहते हैं, पीरियड्स कहेंगे। और 9 कॉलम के अंदर कौन सा आ जाएगा, 1 to 8 1 to 8 जो रोमन लेटर में लिखा हुआ है, एंड जीरो ग्रुप। तो टेबल इंक्लूड्स व्हाट, टेबल इंक्लूड्स 7 हॉरिजॉन्टल रोज कॉल्ड द पीरियड्स, बराबर। जो रोज है उसको पीरियड कहेंगे, जो कॉलम है उसको हम लोग क्या कहेंगे बेटा, उसको हम लोग कहेंगे ग्रुप, बराबर है। अच्छा,
अभी रोमन लेटर में जो लिखा है 1 से लेकर 7 तक के ग्रुप जो है डिवाइडेड इनटू ए एंड बी पार्ट। तो आप टेबल अपने जो एनसीईआरटी के अंदर आप देखोगे तो उसका ग्रुप्स को उन्होंने सब ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है। जैसे मान लीजिए कि ग्रुप नंबर 1 है तो उसके कुछ एलिमेंट जो है राइट हैंड साइड लिखे हुए हैं, कुछ एलिमेंट्स उसको लेफ्ट हैंड साइड पे मेंशन किए हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि आपके पीरियोडिक टेबल के अंदर हाइड्रोजन, सोडियम लिखा बराबर है, फिर पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम ये सब लिखा हुआ है। और उसके नीचे आप ऑक्साइड देखो तो ऑक्साइड कौन से हैं, तो R2O लिखा हुआ है। कैसे ऑक्साइड से बेटा, R2O। तो मैंने आपको पहले ही बताया, अगर मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा लॉजिकली बताऊं तो हमें मालूम है आज की डेट में भी ये आपने लिख लिया है कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। तो मैं इसको मिटा रहा हूं और यहाँ पर हम लोग कुछ डिस्कस कर रहे हैं, तो पॉइंट्स आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेंगे, बराबर है। चलो तो आप देख लो, हाइड्रोजन जो है फर्स्ट ग्रुप में रखते भी हैं, इट इज द सब्जेक्ट ऑफ डिस्कशन। आज की डेट में भी उसका ठिकाना नहीं है कि भाई कहां पर रखें उसको। तो हाइड्रोजन को छोड़ दो, हाइड्रोजन को छोड़ते हुए अगर आप देखोगे कि भाई वहां पर कौन कौन सा है, तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांशियम, बराबर है। इसको कैसे याद कर लेंगे, तो है लीना ने की रब से फरियाद। क्या करेंगे, लीना ने की रब से फरियाद। ये ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट्स है। इसको कैसे पता चला कि ये ग्रुप जो है इसको हम लोग सिमिलर पैटर्न में ही रखेंगे, तो आप देखोगे कि इसके जितने भी एलिमेंट्स है वो जनरली ऑक्सीजन के साथ जो है M2O टाइप के ऑक्साइड्स बनाते हैं। मैं आपको बार बार ये टेक्स्ट बुक में बताऊंगा, तो आप देखोगे यहाँ पर M2O लिखा हुआ है, यहाँ पर M2O मेंशन किया हुआ है। सेकंड जो है पूरा ग्रुप उसके नीचे MO लिखा हुआ है। तो सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स आप चेक करो, अपनी एनसीईआरटी के अंदर होगा बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बराबर है। तो ये सारे एलिमेंट जो है बेरिलियम, मैग्नीशियम, बीटा मांगे, कास्कूटर, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, ये सारे के सारे एलिमेंट जनरली कौन सा बनाएंगे, MO टाइप के ऑक्साइड्स बनाएंगे। क्लियर है। चलो इसका मतलब कि वो मैं आपको ट्रिक सिखाऊंगा जिससे आपको याद हो जाएंगे। जैसे मैंने इसमें आपको बताया लीना ने की रब से फरियाद, ऐसे हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर थोड़ी सी ट्रिक सीखेंगे। 1 से लेकर कहां तक 7 तक वो ग्रुप डिवाइड होते हैं इनटू ए एंड बी पार्ट। तो आप देख रहे हैं उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स, आपकी जो टेक्स्ट बुक है बेटा उसके अंदर आप चेक करो तो कुछ एलिमेंट्स जो है जैसे कि हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम तो लिखा हुआ है। उसके अंदर बाजू में उन्होंने जो है कॉपर, सिल्वर और गोल्ड भी लिखा हुआ है। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड है नीचे बराबर साइड में। तो ये कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जिसकी प्रॉपर्टी कुछ ना कुछ सिमिलर हो रही थी, तो सब ग्रुप बना दिए ए और बी। अच्छा आप देखेंगे 8 ग्रुप के अंदर दे कंसिस्ट ऑफ 9 एलिमेंट्स इन द 3 रोज कॉल्ड ट्रांजिशन मेटल ग्रुप। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है ये लास्ट वाला जो है एक ग्रुप, उसके अंदर आप देखोगे कि मेन 3 के जो पैर बनाए हुए बेटा उसके अंदर उन्होंने कौन कौन से एलिमेंट्स को रखा हुआ है वो कोई नहीं पूछेगा। तो इतना याद रखो कि ये 9 एलिमेंट जो है वहां पर टोटल कितने एलिमेंट्स है, वहां पर 9 एलिमेंट्स है, जिसमें आपके पास है FeCO(Ni) बराबर है, फिर इसके नीचे है रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम है बराबर, ऑस्मियम, इरिडियम और प्लेटिनम है। तो ये टोटल जितने भी एलिमेंट्स आपकी एनसीईआरटी के अंदर यहाँ पर लिखे हुए हैं उसके बेसिस पे मैं बता रहा हूँ, बराबर है। तो उसमें क्या है 9 एलिमेंट्स इन द 3 रोज कॉल्ड ट्रांजिशनल मेटल ग्रुप। उसको क्या कहेंगे, ट्रांजिशनल मेटल ग्रुप। ट्रांजिशन मेटल्स क्या होते हैं वो हम लोग बाद में डिस्कस करते हैं। सो कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर फटाफट हम लोग मूव कर रहे हैं। एलिमेंट ऑफ थर्ड पीरियड फ्रॉम सोडियम टू क्लोरीन। अगर हम लोग सोडियम से स्टार्ट करें तो सोडियम यहाँ पर है 11, फिर आएगा मैग्नीशियम बराबर है, फिर एल्यूमिनियम, उसके बाद सिलिकॉन आ जाएगा। तो 12, 13, 14, 15 पे आएगा फॉस्फोरस बराबर, 16 पे सल्फर आ जाएगा, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, फिर क्लोरीन बराबर है। तो आप देखो यहाँ से उन्होंने लिखा कि सोडियम टू क्लोरीन, यानी कि सोडियम 11,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, यानी ये वाले जो है बेटा, ये वाले जितने भी है इसके अंदर क्या हो जाएंगे, एलिमेंट्स ऑफ थर्ड पीरियड। ये थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स है, दे आर कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव। इसको क्या नाम दिया जाता है, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, या तो दूसरा है टिपिकल एलिमेंट्स। रिप्रेजेंटेटिव कहेंगे या तो टिपिकल एलिमेंट्स कहेंगे। क्लियर है। एलिमेंट्स इन सेम ग्रुप हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज, वी नो दैट। जैसे कि मैग्नीशियम जो है उसके नीचे कैल्शियम आता है, इन दोनों के ऑक्साइड्स कौन से मिलते हैं, तो MgO और CaO। इसका मतलब दोनों की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन जो है उससे सिमिलर टाइप के ऑक्साइड्स मिलते हैं, एंड दैट्स व्हाई दिस एलिमेंट्स आर पुट इनटू द सेम ग्रुप। तो जो जो सिमिलर प्रॉपर्टीज है उसके हिसाब से उन्होंने रखा हुआ है। एलिमेंट्स ऑफ सेकंड पीरियड आर ब्रिज एलिमेंट्स। सेकंड पीरियड के जो एलिमेंट्स है उसको क्या नाम दिया जाता है, ब्रिज एलिमेंट्स कहते हैं। सेकंड पीरियड का मतलब हो जाएगा इससे ऊपर वाला। ये जो हमने देखा अभी वो कौन सा था, थर्ड पीरियड, सोडियम से क्लोरीन। सेकंड यानी ये वाला लिथियम वाला, मतलब तो लिथियम वाला जो है उसको उन्होंने क्या नाम दिया है, ब्रिज एलिमेंट्स कहा हुआ है। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फर्स्ट पीरियोडिक टेबल विच इज गिवन बाय मेंडेलीव। बराबर है। तो मेंडेलीव ने जो दिया था उसके हिसाब से ये मैंने मेंशन किया हुआ है, सिंपल से पॉइंट्स है। नोट्स वहां पर फटाफट लिखो। एट दैट टाइम ओनली 63 एलिमेंट्स वर नोन। उस टाइम पे कितने एलिमेंट्स थे, वहां पर सिर्फ 63 एलिमेंट्स थे, जिसके बेसिस पे आपका ये पीरियोडिक टेबल पूरा बनाया गया है। बराबर है। उसके अंदर मेन दूसरा पॉइंट है कि पीरियोडिक फंक्शंस मींस व्हाट। मैंने अभी आपको समझाया था, पीरियोडिक फंक्शन का मतलब होता है रिपीटिशन ऑफ द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल। बराबर, दैट इज द पीरियोडिक फंक्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका क्या है, तो आप देखोगे कि इनिशियली जब उसने बनाया था पीरियोडिक टेबल तो किसी किसी जगह पर उसने गैप छोड़ दिए थे। ही प्लेस अ गैप्स। बराबर है। तो ही लेफ्ट सम गैप्स फॉर एलिमेंट्स व्हिच वर नॉट डिस्कवर्ड। जो एलिमेंट डिस्कवर हुए ही नहीं थे उसके लिए उसने गैप वहां पर रखा हुआ था। सबसे इंपॉर्टेंट गैप जो है मैं आपको बता दूं, जैसे एल्यूमिनियम। तो मान लो कि यहाँ पर है, मान लो कि यहाँ पर एल्यूमिनियम के ऊपर कौन आता है, बोरॉन। फिलहाल आज के डेट में ये है ऐसे एलिमेंट्स, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थाइलियम। बराबर। लेकिन उस वक्त गैलियम जो था वहां पर उसने लिखा था एका एल्यूमिनियम। क्या नाम लिया था, एका एल्यूमिनियम मीनियम। वहां पर उसने गैप छोड़ दिया। उसको डाउट था कि यहाँ पर कोई एलिमेंट आएगा, लेकिन फिलहाल जो 63 एलिमेंट्स है उसके अंदर वो एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं जो यहाँ पर प्लेस किया जाए। बराबर। ऐसे उसने सिलिकॉन के नीचे भी गैप छोड़ा था। तो जैसे इसको एल्यूमिनियम के नीचे उसको एका एल्यूमिनियम कहते हैं, सिलिकॉन के नीचे क्या कहेंगे, एका सिलिकॉन। मान लो कि यहाँ पर एक्स और वाई है जो एलिमेंट अभी है नहीं लेकिन बाद में आने वाले हैं। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ही लेफ्ट सम गैप्स फॉर एलिमेंट्स व्हिच वर नॉट डिस्कवर्ड येट। बराबर है। तो मैं आपको दिखाता हूं कि कितना जीनियस था ये साइंटिस्ट, जिसके बेसिस पे हम लोग आज उसको सैल्यूट करते हैं। आज अगर केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो उसको सैल्यूट करना ही पड़ेगा, वरना क्या है कि आप ऐसी केमिस्ट्री पढ़ ही नहीं पाते। सिंपलेस्ट एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डीएनए ब्लॉक की केमिस्ट्री नहीं होती। आप केमिस्ट्री में हर एक एलिमेंट का चैप्टर अलग से पढ़ते, बराबर, पागल हो जाते हैं। तो देखो प्रॉपर्टी कौन कौन सी है, ये टेक्स्ट बुक से ही, एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक से ही टेबल का डेटा लिया हुआ है, इसको आपको समझना है। ये कुछ लर्न करने वाली बातें नहीं है, इसको जस्ट आपको समझना है। तो फटाफट देखेंगे, एटॉमिक वेट, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड और फॉर्मूला ऑफ क्लोराइड, ऐसा लिखा हुआ है। आप देखोगे कि एका एल्यूमिनियम जो था उसने जो प्रेडिक्ट किया था, ये क्या है, प्रेडिक्शन, प्रेडिक्टेड। और ये क्या, गैलियम, यानी ये फाउंड। तो ये तो बाद में मिला। प्रेडिक्शन कैसा था, प्रेडिक्टेड क्या था, एटॉमिक वेट उसने किया था 68, फाउंड हुआ कितना, 70। तो आप देखो कितना अप्रोक्सीमेशन है इसका, कितना नजदीक है वो। बराबर है। इससे बोला था डेंसिटी 5.9, तो डेटा में 5.94 आई। इससे बोला था मेल्टिंग पॉइंट लो आना चाहिए, तो लो मेल्टिंग पॉइंट आया। इससे बोला था कि फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड E2O3 ही होगा, E स्टैंड्स फॉर गैलियम, तब मालूम था। तो एलिमेंट का E लिखा हुआ है। बराबर है। और हालांकि ये जो है एल्यूमिनियम के नीचे है, इसका मतलब कि वो ट्राइवेलेंट होना चाहिए। इसके बेसिस पे उसने फॉर्मूला बनाया था E2O3। बराबर।
आपको मालूम होना चाहिए कि जनरली मान लो कि मैं एक सिंपल से एग्जांपल दूं कि Na और Cl है, तो आपने लोअर स्टैंडर्ड्स में पढ़ा होगा, इसका +1 होता है, इसका -1 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो क्या बन जाएगा NaCl। मान लो कि Na की जगह पर यहाँ पर Fe होता है तो +3 और -1, तो ये फॉर्मूला क्या बना देता है FeCl3। ऐसे बहुत सारे फॉर्मूला आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करके सीखे हुए होंगे फेरिक क्लोराइड। तो इसी तरह से E2O3 इसमें बोला कि ऑक्साइड का फॉर्मूला यही होना चाहिए और फ्यूचर में मिला भी वही। Cl3 फॉर्मूला ऑफ क्लोराइड जो है उसने बोला था और GaCl3 उसको फॉर्मूला मिला। इसके पीछे एक कहानी भी है। मेंडेली ने जब ये प्रेडिक्शन किया था, बराबर है, तब जो साइंटिस्ट इसके पीछे काम कर रहे थे उसने ऐसा बोला कि हम जो एलिमेंट्स ढूंढ रहे हैं उसका कोई भी जो है यानी कि प्रैक्टिकल डेटा आपके डेटा से मैच नहीं कर रहा है। लेकिन ये इतना श्योर था कि उसने सामने फोन करके बोल दिया कि आप गलत हो और मैं सही हूं। आप अपना वापस डेटा चेक करो, आप फिर से एक्सपेरिमेंट्स करो, आप उसका डेटा चेक करो और फिर मुझे बताओ कि ये सही है कि गलत है। मैं गलत हो ही नहीं सकता, आप ही गलत हो, ऐसा कॉन्फिडेंस आज तक कोई बंदे में देखा नहीं गया है। इसलिए मेंडेली को हम लोग सैल्यूट करते हैं। वापस उन्होंने सारे प्रैक्टिकल्स किए, वापस से उन्होंने सब डेटा निकाले, अपनी कैलकुलेशंस किए और उसके बाद वापस मेंडेली को उसने कॉल किया कि नहीं भाई, आपने जो बोला था, जैसे कि एक का एल्यूमिनियम यानी गैलियम का डेटा और एक का सिलिकॉन यानी जर्मेनियम का डेटा जो साइंटिस्ट ने निकाला था वो वैसा ही डेटा मिल रहा था जैसा प्रेडिक्टेड था। ओके, सो दैट्स व्हाई वी सैल्यूट दैट। उसने उस टाइम पे वो ब्लैंक्स रखे और उसके बाद वहां पर जो एलिमेंट्स आए उसको वहां पर रखा गया। क्लियर है। दूसरी बात, उन्होंने जो अपने एलिमेंट्स अरेंज किए थे उसके अंदर एक और चीज थी। आप ऑब्जर्व करोगे अपने एनसीईआरटी में, तो मैंने एक छोटा सा केस लिया हुआ है। ये नंबर है 6 नंबर और ये 7 नंबर। टेलुरियम का 127.6 है एटॉमिक वेट, हालांकि आयोडीन का है 126.9। तो क्या होना चाहिए, उसने अपने ही लॉ को जो है फॉलो नहीं किया। उसने ऐसा बोला था कि फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज है इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के बेसिस पे है। अगर ऐसा ही होता, टेलुरियम जो है यहां पर आना चाहिए था, आयोडीन आगे आना चाहिए था। लेकिन उसने क्या देखा कि आयोडीन की जितनी भी प्रॉपर्टीज है वो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन उससे मैच करती है। तो उसने अपने ही लॉ के ऊपर फिक्स नहीं रहते हुए ये देखा कि सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स कौन से हैं। तो आयोडीन जो था उसकी सिमिलर प्रॉपर्टी जो बेटा मैच हो रही थी वो किसके साथ थी, ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट जो आज की डेट में है। तो उसने आयोडीन को आगे नहीं रखते हुए पीछे रखा, हालांकि इसका एटॉमिक वेट कम है टेलुरियम से, फिर भी वहां पर रखा। क्यों? क्योंकि उसकी जो प्रॉपर्टी थी वो ग्रुप नंबर 7 के एलिमेंट जो ऊपर थे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यानी सारे के सारे जो थे सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले थे। दैट्स व्हाई ही डिसाइडेड कि सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स को साथ में ही रखना है, भले वो एटॉमिक वेट इंक्रीजिंग ऑर्डर वाला रूल फॉलो ना करता हो। बराबर है, ये चीजें उसने बताई हुई थी। तो ये आप अपनी नोट्स में कंप्लीट कीजिए, उसके बाद हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। आगे के थोड़े पॉइंट्स देखिए। मेंडेली का जो मेंडेलीज पीरियडिक टेबल हेल्प इन करेक्शन ऑफ एटॉमिक वेट। पहले पॉइंट लिखते जाइए, मेंडेली पीरियडिक टेबल हेल्प इन करेक्शन ऑफ द एटॉमिक वेट। फॉर एग्जांपल बेरिलियम जो था ना वो ट्रीट करते थे ट्राइवेलेंस से। Beryllium is treated as a trivalent element। बराबर,
लिखते रहिए साथ में। बेरिलियम जो था उसको ट्राइवैलेंट एलिमेंट की तरह ट्रीट करते थे और इक्विवेलेंट वेट उसका था डेटा के हिसाब से 4.5। इक्विवेलेंट वेट इसका कितना मिला था बेटा 4.5। तो आप अगर जानते हो तो आपको पता होना चाहिए कि एटॉमिक वेट जो होता है वैलेंसी इनटू इक्विवेलेंट वेट होता है। एटॉमिक वेट यानी कि वैलेंसी इनटू इक्विवेलेंट वेट। वैलेंसी उसने ट्रीट किया था ट्राइवैलेंट, तो यहाँ पर आप 3 लिख लीजिए और यहाँ पर 4.5। तो एप्रोक्सीमेशन में बेरिलियम जो है कुछ उसका कितना आ रहा है 13.5 जितना आएगा 4 इधर, तो ये 13.5 आएगा बराबर है। बेरिलियम जो है मैन्युअली पीरियोडिक टेबल हेल्प इन द करेक्शन ऑफ द एटॉमिक वेट एंड फॉर एग्जांपल वी डिस्कस दैट बेरिलियम इज ट्रीटेड एज अ ट्राइवैलेंट, तो ट्राइवैलेंट के हिसाब से ये आना चाहिए था। एटॉमिक वेट जो बेरिलियम का था वो हमने कैलकुलेट किया हुआ है यहाँ पर बराबर है। तो उसको प्लेस कहां पर करेंगे हम लोग, प्लेस कहां पर करेंगे आप देखो कि बेटा ये बेरिलियम का जो एटॉमिक वेट है वो 13.5 है बराबर है। अब आप देखोगे तो कार्बन है और नाइट्रोजन है। कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12, इसका कितना होता है 14। तो बेरिलियम कहां पर रखना पड़ेगा 13.5, यानी एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर के बेसिस पे वो कहां पर आना चाहिए था, यहां पर आना चाहिए था। लेकिन उसकी प्रॉपर्टी, बेरिलियम की जो प्रॉपर्टी थी, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम और रेडियम के साथ, यानी ये ग्रुप नंबर 2 के साथ मैच कर रही थी। लिखते जाइए, ग्रुप नंबर 2 एलिमेंट्स के साथ मैच कर रही थी। तो एटॉमिक वेट बेरिलियम का जो उन्होंने ढूंढा था वो ऐसे आ रहा था। एंड करेक्टेड जो एटॉमिक वेट है वैलेंसी, अगर बेरिलियम जो है इसके साथ अपनी प्रॉपर्टी सिमिलर है तो इस सब की जो वैलेंसी कितनी होती है, तो आप देखेंगे कि एटॉमिक वेट इज इक्वल टू वैलेंसी इनटू इक्विवेलेंट वेट करेंगे बेटा, तो ये वैलेंसी 2 वाले हैं सारे के सारे एलिमेंट। इक्विवेलेंट वेट कितना है 4.5, तो कितना आएगा 9। कितना आएगा 9। इसका मतलब ये हुआ कि एटॉमिक वेट करेक्ट हो गया बराबर। बेरिलियम का पुराना वेट था 13.5 अकॉर्डिंग टू एक्सपेरिमेंटल डेटा, तो यहाँ पर बेरिलियम कहाँ था कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में बराबर 13.5। तो अच्छा तो इससे समझा दो, मैन्युअली पीरियोडिक टेबल हेल्प इन कलेक्शन ऑफ द एटॉमिक वेट। बेरिलियम इज ट्रीटेड एज अ ट्राइवैलेंट प्रीवियस अर्लियर, तो एलिमेंट इक्विवेलेंट वेट इसका 4.5 है। एटॉमिक वेट इज इक्वल टू वैलेंसी इनटू इक्विवेलेंट वेट, सो आवर आंसर विल बी 13.5। इफ इट इज 13.5 then beryllium placed between the carbon and nitrogen, but actually beryllium property is basically like that magnesium calcium. We know that this magnesium and calcium are bivalent and that's why valence is 2 and atomic weight will be corrected according to that data, and atomic weight उसका कितना आ गया, नया atomic weight कितना आया 9। तो बेरिलियम जो है, इसलिए इसमें पॉइंट आप मेंशन कर सकते हो, ऐड कर सकते हो कि द पीरियोडिक टेबल इज आल्सो हेल्प्स इन द करेक्शन ऑफ द एटॉमिक वेट। लिखते रहो, लास्ट पॉइंट मेंशन कर लो, करेक्शंस वर डन इन एटॉमिक वेट। corrections in atomic weight is done in case of तो यहाँ पर एक तो बेरिलियम आप लिख दो, बेरिलियम के साथ साथ कुछ एलिमेंट्स थे, एक यूरेनियम में भी कुछ करेक्शंस थे और इंडियम बराबर है, ये आप मेंशन वहां पर कर सकते हो। इतनी सी चीज आप लोग मेंशन कर लीजिए, उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं ड्रॉबैक्स। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि मेंडेली जो था उसके कुछ ड्रॉबैक्स भी थे। मेंडेली का जो आपके एनसीईआरटी में पीरियोडिक टेबल दिया हुआ है उसके अंदर कुछ ना कुछ चीजें ऐसी थी जो आज भी हमें हजम नहीं हो रही है। टाइम टू टाइम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आता गया, पीरियोडिक टेबल के अंदर जो करेक्शंस होते गए, उसके बाद आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं दैट इज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। लेकिन जो मेंडेलीव ने डिसाइड किया था वो अपने ही रूल्स पे कुछ जगह पर सेटिस्फाई नहीं था। क्यों? क्योंकि वहां पर ऐसे ऐसे एलिमेंट्स को उसने साथ में रख दिया था जिसका कोई प्रॉपर्टी भी सिमिलर नहीं आ रहा था। मान लो कि अगर पहली बात की जाए कि हाइड्रोजन की बात करो, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पर मैंने से इतना लिखा है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन।
मैं आपको क्लैरिफाई कर देता हूँ। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन जो है उसको कहाँ पर रखें हम लोग, वो उसको क्लैरिफाई नहीं था। जैसे कि हाइड्रोजन जो है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज जो है वो ग्रुप नंबर, जैसे मैं लिख लूं कि भाई HC, हाइड्रोजन जो है बेटा वो क्या करता है HCl बनाता है, तो H+1 है कि नहीं, बराबर। इसी तरह से हाइड्रोजन जो है जब मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो सोडियम हाइड्रेट बनाता है, तो उसके अंदर तो हाइड्रोजन -1 हो जाता है। यानी कि इसको हम लोग अल्कली मेटल्स के साथ रखे या तो हैलोजन के साथ रखे, ये फिक्स नहीं था, बराबर। वो तो आज की डेट में भी है, इट इज अ डिबेट ऑफ पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। तो ये तो इसका ड्रॉबैक तो होना ही है। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन के अंदर आप अगर डिस्क्राइब करना चाहो तो कैसे लिख सकते हैं, हाइड्रोजन हैव सम प्रॉपर्टी सिमिलर टू द फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट दैट इज अल्कली मेटल्स सोडियम पोटेशियम जैसा, यानी कि वो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर गई, या तो उसकी वैलेंसी +1 थी तो उसको उसमें रखो, बराबर। सामने ऐसा भी था कि जब मेटल कोई हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता था तो मेटल एक हाइड्रेट बनाता था, उस केस में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट था -1। इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन जैसे फ्लोरीन है वो भी इलेक्ट्रॉन गेन करके F- बनाता है, क्लोरीन Cl- बनाता है, वैसे हाइड्रोजन भी -1 हो सकता है। सो दैट इज द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, बराबर, दैट इज द ड्रॉबैक। सेकंड है पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स। पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स के अंदर क्या हम लोग सीख सकते हैं कि मान लो कि आइसोटॉप्स के बारे में तो कुछ बताया नहीं। अगर हाइड्रोजन ले ले तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप है, 1H1, 1H2 और 1H3। तो आप देख सकते हैं कि एटॉमिक मास के हिसाब से तो तीनों अलग है, एटॉमिक मास के हिसाब से तो तीनों अलग है। तो आइसोटॉप्स को कहां पर रखा जाए, इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के बेसिस पे देखो तो ये तीनों आइसोटॉप अपनी अलग अलग पोजीशन ऑक्यूपाई करते हैं, लेकिन पीरियोडिक टेबल के अंदर हाइड्रोजन की तो सिर्फ एक ही पोजीशन है। सो इट इज अ सेकंड ड्रॉबैक कि अगर किसी एलिमेंट के आइसोटॉप्स है और उसको अगर एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करना है तो हम लोग नहीं कर पाएंगे, जो मेंडली ने भी नहीं किया था, एंड दैट्स व्हाई इट इज अ सेकंड ड्रॉबैक्स ऑफ मेंडलीज पीरियोडिक टेबल। तीसरा है एनोमलस पेयर ऑफ एलिमेंट। कुछ पैर उसने ऐसे बना दिए थे जिसका कोई ठिकाना ही नहीं था, बराबर। यानी कि उसने ऐसा बोला था कि भाई एटॉमिक वेट के बेसिस पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखो। अब आप चेक करो तो आर्गन जो है, आर्गन का नंबर कितना है बेटा, आर्गन आपका 18 हो जाएगा, और पोटेशियम जो है वो आपका कितना है, 19 है, बराबर। पोटेशियम आपका कितना है, 19। ये तो एटॉमिक नंबर के बेसिस पे ऐसा है। बाकी अगर आप इसके एटॉमिक मास देखो तो इसका 39.9 है, इसका 39 है, तो ये पहले आना चाहिए, ये बाद में आना चाहिए। टेलोरियम आयोडीन में देखो तो अभी मैंने आपको सिखाया था, तो आयोडीन आगे आना चाहिए, टेलोरियम बाद में आना चाहिए, लेकिन उसने टेलोरियम को आगे रखा हुआ है, बराबर है। आप देखो तो ये उस ग्रुप में आ जाएगा, जैसे सेलेनियम वाले ग्रुप में आ जाएगा, सेलेनियम टेलोरियम, बराबर है। ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेलोरियम एंड पोलोनियम, बराबर। और ये फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। कोबाल्ट निकल में भी ऐसा है, कोबाल्ट और निकल में निकल जो है पहले आना चाहिए, 58.6 है, ये 58.9 है, तो भी निकल के कोबाल्ट जो है उसके बाद निकल आता है। थोरियम और पैलेडियम 232 एंड 231, इसका सीधा मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट वाज नॉट फॉलो, बराबर है, फॉलो हुआ ही नहीं, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट फॉलो नहीं हुआ, क्या करेंगे आगे देखेंगे, बराबर है। ये इसकी लिमिटेशन है। तो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड लिमिटेशन डिस्कस कर ली हमने। फोर्थ लिमिटेशन ऐसी है कि लाइक एलिमेंट्स वेर प्लेस्ड इन अ डिफरेंट ग्रुप। सिमिलर एलिमेंट को अलग अलग ग्रुप में रख दिया और डिसिमिलर एलिमेंट को एक ग्रुप में रख दिया। जैसे कि प्रॉपर्टीज ऑफ गोल्ड एंड प्लेटिनम सिमिलर थी, येट दे वेर प्लेस्ड इन अ डिफरेंट ग्रुप। गोल्ड को उसने रखा है 1B ग्रुप में जो सब ग्रुप है, और प्लेटिनम को रखा है लास्ट में। आप अपना एनसीईआरटी में देखो, प्लेटिनम लास्ट में है, लास्ट में जो 9 एलिमेंट्स का टेबल है, बराबर है, 8 वाला ग्रुप जो है उसके अंदर रखा हुआ है। सो लाइक एलिमेंट्स यानी गोल्ड और प्लेटिनम की प्रॉपर्टी सिमिलर होते हुए भी उसको अलग अलग जगह पर रखा हुआ। वैसे ही अनलाइक एलिमेंट्स, बराबर, अनलाइक एलिमेंट्स यानी प्रॉपर्टी सिमिलर नहीं है फिर भी इसी ग्रुप में रखा हुआ है। जैसे कॉपर सिल्वर एंड गोल्ड जो है Au प्लेस इन अ फर्स्ट ग्रुप। आप चेक करो वो किसके साथ रखा हुआ है, सोडियम और पोटेशियम के साथ। तो अनलाइक एलिमेंट्स है ना, सोडियम और पोटेशियम कहां पर,
और ये कॉपर, गोल्ड, ये सारे तो कॉइन एज है, कॉइन एज एलिमेंट्स बराबर। और ये तो अल्कली मेटल्स है, अल्कली मेटल्स बराबर है। कॉपर का देखो तो +1 +2 दोनों आते हैं, सिल्वर का +1 आता है, तो इसमें कोई ऐसा नहीं है। तो ये उसकी लिमिटेशंस थी। अनलाइक एलिमेंट्स कॉपर, Ag and Au placed in the first group with sodium and potassium etc. लास्ट पॉइंट है, इट वॉज नॉट क्लियर वेदर द लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स आर रिलेटेड टू 2A और 3B ग्रुप। लैंथेनाइड और एक्टिनाइड के बारे में कोई ज्यादा इंफॉर्मेशन उसने वहां पर स्टोर नहीं की हुई थी, कि क्लियर ही नहीं था कि लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स जो है किसके साथ रिलेट कर रहे हैं, 2A या तो 3B ग्रुप के साथ। सो दीज आर द इसको ड्रॉबैक ना कहते हुए हम लोग इसको डीमेरिट्स लिखेंगे। डीमेरिट्स का मतलब क्या हो जाता है कि अभी भी इंप्रूवमेंट का इसमें चांस है। तो आज के सेशन में हम लोग यहाँ तक ही रखेंगे। नेक्स्ट सेशन के अंदर हम लोग देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या इंप्रूवमेंट हुए। मोस्टली जो था उसने कौन से एक्सपेरिमेंट किए और क्या चेंज आया। उसके बाद मॉडर्न पीरियोडिक लॉ आएगा, देन वी आर मूविंग ऑन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ओके, सो लर्न करते रहिए बराबर, नोट्स बनाते रहिए साथ में बराबर, तो ये चैप्टर आपको इजी लगेगा। इट इज द बेस ऑफ द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। थैंक यू।